जोशिन्का की कहानियां, शीर्षक कयामत ए शराब। ये बात रूस के कीमिया इलाके में बसे याल्ता शहर की है। इस शहर में स्नकोफ नाम का एक आदमी रहता था। यह उस समय की बात है जब क्रीमिया में भयानक भूचाल आया था। स्नकोफ मोची था और लोगों के जूतों और चमड़े के सामान की मरम्मत किया करता था। याल्ता में उसकी दुकान थी। दुकान क्या, बस यूं कहिए कि सड़क किनारे बनी एक छोटी सी पक्की गुमटी थी। तो उस गुमटी में स्नकोफ और उसका दोस्त दोनों साथ साथ मोचीगिरी किया करते थे। ये दोनों ही याल्ता के बाशिंदे नहीं थे, बल्कि दूसरी जगह से रोजी रोटी की तलाश में याल्ता आए थे और अब दोनों मिलकर याल्ता में जूतों की मरम्मत किया करते थे। उनकी जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। सर्दियों में काम कम होता, कभी कभी तो इतना कम होता कि वे भूखे ही रह जाते, लेकिन गर्मियों में उनके पास काम की कमी नहीं थी और किसी किसी दिन तो काम की वजह से दम लेने की भी फुर्सत तक नहीं मिलती। दोनों शराब नोशी के आदी थे, लेकिन गर्मियों में ऐसे दिन भी होते थे जब पीने का होश भी नहीं रहता। तो कुल मिलाकर लुब्बे लुबाब ये कि जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, बस और क्या चाहिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मोची स्नकोफ के लिए दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वो शुक्रवार 11 सितंबर का दिन था और स्नकोफ काम खत्म करने के बाद पूरी मस्ती में था। उसके पास उस दिन ठर्रे की 2 बोतलें थी और इनमें से 1.5 बोतल वो गटक चुका था। रूसी ठर्रा कोई आम दारू नहीं होती। रूसी ठर्रे में वोदका से 1.5 गुना ज्यादा नशा होता है। वोदका तो आप जानते ही होंगे। अगर वोदका का मजा नहीं लिया तो उसका नाम तो सुना ही होगा। वोदका का नशा बहुत तेज होता है, तो स्नकोफ रूसी ठर्रा पीकर नशे में धुत था। और उसी दिन यानी शुक्रवार 11 सितंबर को याल्ता में भयानक भूकंप आया। उस बेचारे को क्या पता कि जब वो पूरी तरह से टुन होगा तभी भूचाल आएगा। वो तो अपनी 1.5 बोतल का कोटा पूरा कर चुका था। ठर्रा चढ़ाने के बाद बंदे ने सड़क पर शोर शराबा किया, लोगों से थोड़ी छेड़छाड़ की और नाचा गाया। इसके बाद वो झूमते गुनगुनाते हुए शहर की तरफ चल पड़ा। अपनी गली में पहुंचकर वो अपने अहाते में घुस गया, लेकिन अपने कमरे में जाने की जगह वो घर के सहन में लगे देवदार के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आमतौर पर जब वो नशे में होता था तो घर में सोना पसंद नहीं करता। वो घर के अहाते में ही किसी पेड़ के नीचे लुढ़क जाता और वहीं सो जाता। नशा करने के बाद घर में उसका दम घुटता था और हमेशा उबकाई आती रहती, जबकि अहाते में उसे सिर पर फैले आसमान को ओढ़कर सोना अच्छा लगता था। मदहोशी में ही उसे नींद आ गई और वो देवदार के पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा ही हसीन सपनों के मजे लेने लगा। उधर जमीन थर थर कांपने लगी, इमारतें हिलने लगी और पेड़ झूलने लगे। लेकिन स्नकोफ तो घोड़े बेचकर सो रहा था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता चला। जलजला आया और याल्ता पर अपना कहर बरपा कर चला गया और स्नकोफ सोता ही रह गया। उधर उसका दोस्त भूचाल के पहले ही झटके के बाद घबराकर शहर के पार्क में चला गया था, ताकि भूचाल की वजह से होने वाली तबाही का शिकार न हो जाए और कहीं गिरने वाली इमारतों के मलबे के नीचे ना आ जाए। तो हमारे स्नकोफ साहब की नींद अगले दिन सुबह 6 बजे टूटी। उनके दिमाग पर नशे का बहुत कुछ असर अभी भी बाकी था। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और अपने आसपास देखा। चारों तरफ तबाही का माहौल था। स्नकोफ की ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर है। उसने पेड़ की तरफ देखा। पेड़ तो वही था, पर शहर बदल गया था। वो अपने अहाते को नहीं पहचान पाया। आसपास कोई जानी पहचानी इमारत भी साबुत नहीं बची थी। चारों तरफ खंडहर ही खंडहर दिखाई दे रहे थे। उसका घर भी ढेर हो गया था। पहाड़ की दीवार भी एक तरफ से ढह गई थी। आखिर वो पहचानता भी कैसे? याल्ता का तो नक्शा ही बदल गया था। स्नकोफ आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा और सोचने लगा, माँ कसम
ये कहाँ आ गया हूँ मैं? भगवान न करे नशे की हालत में कल रात किसी दूसरी जगह तो नहीं चला आया। यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सारी इमारतें टूट चुकी है, सब कुछ उलट पुलट है। समझ में नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। इतना नशा करना भी ठीक नहीं। नशे की वजह से ही सब भूल गया हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। ये सब बर्बादी देखकर उसका दिल बहुत दुखी था और वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था, पता नहीं ये कहाँ आ गया, मैं कहाँ भटक गया हूँ। ये तो खुदा का शुक्र है कि पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अगर मधोसी में सड़क पर कहीं लेट गया होता और कोई मोटर गाड़ी मेरे ऊपर से गुजर जाती तो अब कब्र में जाने लायक ही बचता। पीना कम कर देना चाहिए या फिर पूरी तरह से छोड़ देना ही बेहतर होगा। मान लो नशे की हालत में कोई कुत्ता ही मुझे काट लेता तो मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाता। उसका सिर चकरा रहा था। ठर्रे का खुमार अब भी उसके सिर पर सवार था। खुमारी दूर करने के लिए वो अपनी जेबें टटोलने लगा। एक जेब में उसे बची हुई आधी बोतल मिल गई। आसपास के माहौल को देखकर मन में पैदा हुई उलझन से परेशान होकर दुखी मन से उसने बोतल को अपने मुंह से लगा लिया और उसमें बची सारी दारू कटक गया। स्नकोप पर फिर नशा तारी हो गया। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। ठर्रा पीने के बाद घर आकर वो देवदार के नीचे लेट गया और बिना खाए ही सो गया। खुमारी को दूर करने के लिए आधी बोतल चढ़ाने के बाद वो खुद को होश में महसूस कर रहा था। वो अपने हाथे के बाहर निकल गया और सड़क पर चलने लगा। सड़क पर चलते चलते वो आसपास की जगहों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर ये नहीं जान पा रहा था कि वो कहाँ आ गया है। सड़क पर लोगों की इतनी भीड़ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जगह जगह झुंड के झुंड लोग खड़े हुए थे। लोग अधनंगे ही थे। औरतें रात के कपड़ों में सड़क पर घूम रही थी। बहुत से लोगों ने अपने हाथों में गद्दे और बर्तन भांडे उठा रखे थे। स्नकोप सड़क पर चल रहा था और डर रहा था। ये क्या हो गया लोगों को? ये कैसा भेष बना रखा है सबने? हे भगवान, ये कहाँ आ गया हूं मैं? क्या मुसीबत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीने के बाद बंदरगाह पर चला गया हो और किसी पानी के जहाज में चढ़कर किसी दूसरे शहर में आ गया हो? ऐसा लगता है जैसे तुर्की पहुंच गया हो। वहां का मौसम गर्म होता है और लोगों को सड़क पर कोटों और ओवरकोटों की जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो लोग कमीजों में और नाइट सूटों में घूम रहे हैं। वो सड़क पर चलता जा रहा था और लोगों की हालत देखकर नशे में धुत होने के बावजूद दुखी हो रहा था। चलते चलते वो बड़ी सड़क पर पहुंच गया। वो काफी देर तक चलता रहा और फिर नशे और थकान की वजह से लुढ़क गया और सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो दिन बीत चुका था। शाम हो रही थी। अंधेरा उतरने लगा था और धीरे धीरे गहराता जा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा तो ऊपर सितारे चमक रहे थे। दूर आसमान में चांद की दूधिया रोशनी भी झलकने लगी थी। ठंड बढ़ती जा रही थी और वो कांपने लगा। वो ये देखकर दंग हो गया था कि अब उसके शरीर पर एक भी कपड़ा बाकी नहीं था। वो जांघिए में ही बड़ी सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसके सारे कपड़े और जूते नदारद थे। वो सोचने लगा, हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? मैं फिर कहाँ आ गया हूँ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं नंगा ही सड़क पर सो गया हूँ। इतनी तो मैंने कभी नहीं पी। स्नकोप सच में बहुत डर गया था। वो कूदकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी अपनी नाक की सीट से सड़क पर चल पड़ा। वो इतना घबराया हुआ था कि उसे ये पता नहीं लगा कि वो किस तरफ जा रहा है। वो 10-20 कोस चलता गया और फिर सड़क किनारे ही एक पत्थर पर बैठकर रोने लगा। आखिर किस नरक में आ गया हूं मैं? कुछ पहचान में भी नहीं आ रहा। दिमाग भी पूरी तरह से ठस हो गया है। कुछ सोचने समझने की ताकत भी नहीं रही। ऊपर से ओस गिर रही है और पेट में भूख की आग जल रही है। डर से उसकी आत्मा और शरीर दोनों ठंडे पड़ गए थे। स्नकोप सारी रात ठंड से कांपता रहा और अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढता रहा। अगले दिन सुबह उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने स्नकोप से पूछा, तुम इस तरह जांघिया पहने सड़क पर क्यों घूम रहे हो?
स्नकोफ ने कहा, भाई मुझे खुद नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ और मेरी ये हालत किसने की है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा देश है और मैं कहाँ पर हूँ? वे आपस में बातचीत करने लगे। उस आदमी ने स्नकोफ से कहा, तुम रूस में हो, कहाँ से आए हो? स्नकोफ ने कहा, भाई मैं याल्ता में रहता था और अपना धंधा करता था। शुक्रवार की शाम मैंने नशा कर लिया और सो गया। सुबह उठा तो दूसरी ही दुनिया में था। ये बताओ कि मैं अब कहाँ हूँ? वो आदमी बोला, अरे तुम्हारा शहर याल्ता तो यहाँ से पास में ही है, यही कोई 30 कोस पर होगा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इसके बाद उस आदमी ने स्नकोफ को भूचाल के बारे में बताया और कहा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। याल्ता में तो एक भी इमारत साबुत नहीं बची। ऐसी तबाही मैंने अपनी जिंदगी में तो कभी नहीं देखी। अभी तक रह रहकर भूचाल के झटके आ रहे हैं। भूचाल की बात सुनकर स्नकोफ बहुत परेशान हो गया था और वो उस आदमी से याल्ता का रास्ता पूछकर अपने जांघे में ही अपने शहर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर स्नकोफ याल्ता की तबाही देखकर अचंभा कर रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक ही दिन में जलजला ऐसा कहर ढहा देगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो अपने नुकसान का हिसाब लगाने लगा। 60 रूबल तो नगद ही थे, इसके अलावा 8 रूबल की जैकेट, 1.5 रूबल की पतलून और सैंडल वगैरह दूसरा सामान, कुल मिलाकर करीब 100 रूबल का नुकसान हुआ। दुकान भी गिर चुकी थी। ये सबसे बड़ा नुकसान था। इसके बाद स्नकोफ ने यह कसम खाई कि अब वो कभी इतनी शराब नहीं पिएगा। नशे की अपनी आदत छोड़ने के लिए वो इलाज करवाना चाहता था। अब पाठक शायद ये सोच रहे होंगे कि आखिर लेखक अपनी इस कहानी में कहना क्या चाहता है। तो जनाब, इस कहानी के जरिए मैं शराब के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। रूसी ठर्रे से और वोदका से डरावनी चीज दूसरी कोई नहीं। वोदका आदमी की दुश्मन होती है और उसके दिमाग को ठस कर देती है। वो आदमी को पूरी तरह से लील जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि शराब इतनी भयानक चीज है कि उसके सेवन के बाद लोग भूकंप जैसी भीषण और बड़ी घटनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते और नशे में पूरी तरह से अपना होश खो बैठते हैं। क्रांति के बाद जारी किए एक पोस्टर में भी इसी तरह की बात लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, शराब से दूर रहो क्योंकि नशे में तुम सब कुछ भूल जाते हो और मजदूरों और किसानों के दुश्मन को भी गले लगा बैठते हो। भाइयों, शराब छोड़ना बहुत आसान है, आप कोशिश तो कीजिए। धन्यवाद।